साल 2026 की ये गर्मी कोई आम गर्मी नहीं थी। सूरज दादा जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहे थे। धरती तप रही थी और पेड़ों के पत्ते भी गर्मी के मारे पीले पड़कर झुलस रहे थे। जंगल के सभी पक्षी प्यास और गर्मी से बेहाल थे। अरे ओ कालू, चोरी चकारी छोड़ और पंखा जल मुझे। इस गर्मी में तो मेरा काला रंग और काला पड़ा जा रहा है। पिंकी, खुद का तो पता नहीं, पर इस गर्मी में तो मेरी ही जान ही ले ली है। इस गर्मी के कारण मैं तो बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ और कुछ भी चुरा नहीं पा रहा हूँ। किस्मत ही खराब है मेरी। मैंने तो पहले ही कहा था उस बरगद की छाया में चलते हैं, पर तुम सुनती कहाँ हो। मेरी ननद के भाई के भांजे ने कहा था कि इस साल गर्मी ऐसी पड़ेगी कि अंडे उबलकर आमलेट बन जाएंगे। चुप कर गोरी, दिमाग मत चाट। चलो देखते हैं रीमा के घर क्या चल रहा है। सुना है हमेशा वो कुछ न कुछ करती है। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी शरारती बेटी चुटकी को संभाल रही थी। टुन्नू रीमा का पति अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्ते ढोकर ला रहा था ताकि घर को ढका जा सके। टुन्नू जी, इन पत्तों से काम नहीं चलेगा। ऊपर की हवा इतनी गर्म है कि पंख जल रहे हैं। हमें कुछ अलग करना होगा। तुम जो कहो रीमा, मैं पहाड़ खोद दूं। बस बताओ करना क्या है। मम्मा, क्यों ना हम मिट्टी के अंदर छुप जाएं, जैसे चूहे दादा छुपते हैं। बिल्कुल सही चुटकी। हम एक जमीन के अंदर घर बनाएंगे। जमीन के नीचे मिट्टी ठंडी रहती है, तहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तभी वहाँ हरियाली तोती उड़ती हुई आई। उसके पीछे उसका पति तोता भी आया हुआ था। आज की ताज़ा खबर मिली है कि पिंकी और कालू आप सबका घर हड़पने की योजना बना रहे हैं। अरे भगवान, पहले पानी तो पी लो। मेरी जान, तुम इतनी गर्मी में इतनी उड़ान क्यों भरती हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। रीमा बहन, इस गर्मी के कारण जान जा रही है। कुछ ना कुछ करो रीमा बहन। तुम लोग चिंता मत करो दोस्तों। अब हम लोगों को उस कौवों से और इस गर्मी से चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ज़मीन के अंदर घर बनाएंगे और गर्मी का मौसम जाने तक इसमें ही रहेंगे। अरे बाप रे, जमीन के अंदर घर! मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं कीड़े मकोड़े आकर हमें खाना ले। पति जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। रीमा के निर्देश पर काम शुरू हुआ। टुन्नू ने अपनी ताकत से एक बड़ा सा खड्डा खोदकर बड़े बड़े से पत्थर निकालने लगा। कबूतर टोकरी भरकर सारा मिट्टी लेकर दूसरी जगह ले जाने लगा। कुछ देर बाद रीमा की माँ रीमा के पास आ जाती है और रीमा से कहती है, माँ, आप यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? क्या बताओ रीमा बेटी, इस गर्मी के कारण सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। आपने बहुत ठीक किया माँ जी। अभी अभी हमारा सारा काम पूरा हो चुका है। आप ही हमारे साथ आराम से रह सकती हो। अरे वाह, अब तो नानो भी हमारे साथ रहेगी। अब तो बहुत मजा आएगा। जैसे ही घर तैयार हुआ, पिंकी, कालू और गोरी वहाँ आ धमके। वाह रीमा, इतना शानदार ठंडा घर। चलो हटो यहाँ से, अब से ये हमारा है। हाँ, और ये जो ताजे फल अंदर रखे हैं, ये भी मेरे हैं। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। रुको टुन्नू जी। पिंकी, अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो ले लो, पर याद रखना इसे रोज़ पानी से सींचना पड़ता है, वरना ये धंस जाएगा और इसके अंदर तुम लोगों की जान भी जा सकती है। अरे पानी लाने कौन जाएगा? मेरी तो आवाज बैठ गई है और कालू तो आलसी है। इतना सब कुछ इस घर के लिए कौन करेगा? इससे अच्छा हम लोग हमारे घर पर ही ठीक है। चलिए कालू जी। रीमा की बुद्धिमानी देख पिंकी सोच में पड़ गई। तभी चुटकी ने एक शरारत की। उसने ऊपर से मिट्टी और पानी का मिक्सचर कालू और पिंकी पर डाल दिया। मेरी स्किन खराब कर दी। भागो कालू, यहाँ रहना हमारे बस की बात नहीं। ठंडा ठंडा कूल कूल, भागो यहाँ से काले भूत। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम हुई, सूरज ढल गया पर गर्मी अब भी थी।
लेकिन जमीन के नीचे बने उस घर में गजब की ठंडक और शांति थी। रीमा का पूरा परिवार, कबूतर, लूसी और तोता तोती सब साथ बैठे थे। यहाँ तो सच में डर नहीं लग रहा और यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी नहीं है। रीमा तुम कमाल हो। आज तो चैन की नींद आएगी। पता है, माँ कहती थी कि एकता में ही बल है। अगर टुन्नू जी मेहनत ना करते, चुटकी हंसी मजाक ना करती और आप सब साथ ना देते तो आज हम इस गर्मी में झुलस रहे होते। रीमा, घर मिट्टी से नहीं, तुम्हारी ममता और अक्ल से ठंडा रहता है। मम्मा, क्या कल हम पिंकी आंटी को भी यहाँ बुला ले? वो बाहर बहुत रो रही होंगी। मेरी नन्ही चुटकी, तेरी यही दयालुता हमें सबसे अलग बनाती है। कल हम सबके लिए शरबत बनाएंगे और सबको बुलाएंगे। उस रात बाहर भले ही गर्मी थी, लेकिन उस मिट्टी के घर के अंदर प्यार और सुकून की ठंडी बयार बह रही थी। रीमा ने गर्मी से लड़ने के लिए शोर नहीं मचाया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। जीवन में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से समाधान ढूंढना चाहिए। जंगल में आज हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उमस इतनी थी कि सांस लेना भारी था। रीमा चिड़िया अपनी बुद्धि से भांप गई थी कि ये तूफान से पहले की शांति है। आसमान का रंग गहरा, बैंगनी और पीला हो चुका था। टुन्नू, पक्षियों के राजा गरुड़ ने कहा था कि जब आसमान पीला पड़ जाए तो समझो धरती कांपने वाली है। हमें अपनी चुटकी के लिए पहाड़ी के ऊपर चले जाना चाहिए और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। हम लोग वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। रीमा, तुम सही कह रही हो। चुटकी अभी बहुत छोटी है, उसके पंख अभी ठंडी हवा का एक झोंका भी नहीं सह पाएंगे। तभी हरियाली तोती बदहवास होकर चिल्लाई, भागो, पहाड़ से बादल फट गया है, पानी का सैलाब आ रहा है। जल्दी भागो, वरना सारे पक्षी मारे जाएंगे। टुन्नू जी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो रीमा, मैंने पहले से ही सूखी लकड़ियाँ और घास जमा कर चुका हूँ। चलो पहाड़ी पर चलते हैं। एक छोटी सी गुफा के अंदर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठा हंस रहा था। कालू हमेशा रीमा की बुद्धिमानी का मजाक उड़ाता था। अरे ओ रीमा, तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम चिड़िया होकर घास से घर बना रही हो। देखो मेरा पत्थर का किला, पानी इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सही कहा कालू जी। और देखो तो सही, ये पिंकी कौवी कैसे अपने पंख झाड़ रही है, जैसे इसे सब पता हो। मुझे पता है गोरी, बारिश उत्तर से आएगी। मैं दक्षिण की गुफा में चली जाऊंगी। अक्ल चाहिए, अक्ल। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, हमको तो कुछ नहीं होगा ना? मैं तो उड़ भी नहीं सकता और मम्मा भी उड़ नहीं सकती। तुम चिंता मत करो जग्गू बेटा, ये हमारा पत्थर का घर है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तुम आराम से बिना चिंता के रहो। अचानक बिजली की एक ऐसी कड़क हुई कि धरती कांप उठी। बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि पत्थर जैसे ओले गिरने लगे। कालू का पत्थर वाला किला दरअसल एक फंसा हुआ बड़ा पत्थर था, जो पानी के दबाव से फिसलने लगा और अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। पिताजी, हमारा घर खिसक रहा है, अंदर पानी आ रहा है। कालू जी, अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं तो उड़ नहीं सकती, जग्गू भी उड़ नहीं सकता। चलो गोरी, तुम मेरे पीठ पर बैठो और जग्गू को मैं पंजों में पकड़ता हूँ और हम लोग सीधे रीमा के पास जाएंगे। हम लोगों को अब रीमा ही बचा सकती है। मगर कालू जी, हम दोनों को लेकर आप नहीं उड़ पाएंगे बाहर। देखिए कितनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहाँ पर उड़ता हुआ कबूतर आ जाता है और उन लोगों से कहता है, कालू, अपनी अकड़ छोड़ और नीचे रीमा के पास चल। वहाँ बरदत्ती जड़ें छत का काम करेंगी, वरना जग्गू नहीं बचेगा। मैं जग्गू को लेकर आता हूँ, तुम गोरी को लेकर आना। चलो जल्दी से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। अगर तुम नहीं आते ना तो पता नहीं क्या होता। कालू का परिवार जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचा।
वहाँ रीमा और टुन्नू पहले से ही सूखी घास जमा कर रहे थे और घास का टेंट बना रहे थे। कालू की आंखों में शर्मिंदगी थी। रीमा, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया। आज कुदरत ने मेरा घर छीन लिया। क्या तुम अपने दुश्मन के बच्चे को अपनी छत के नीचे जगह दोगी? कालू भाई, जब आसमान रोता है तो धरती पर कोई दुश्मन नहीं होता। हम सब सिर्फ परिंदे रह जाते हैं। आप भी आओ और हमारे साथ एक हाथ बढ़ाओ। हाँ कालू, पुराने बातों पर मिट्टी डालो और आकर हमारे साथ एक एक हाथ बढ़ाओ। हम लोगों को जल्द से जल्द ये घास का टेंट पूरा करना चाहिए, वरना हम सारे लोग भीग कर बीमार पड़ जाएंगे। कालू और कबूतर और टुन्नू मिलकर बहुत तेजी से उस घास के टेंट को बनाने लगे। बारिश धीरे धीरे और बढ़ने लगी और काफी देर मेहनत करने के बाद वो घास का टेंट बन चुका था। सारे पक्षी बहुत खुश थे। सारे लोग जल्द से जल्द अंदर चलो, बाहर क्यों खड़े हो? बाहर तूफान अपनी पूरी चरम सीमा पर था। टेंट के अंदर सब साथ बैठे थे। चुटकी, क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करती हो? मेरे पिताजी ने तुम्हारे घर के तिनके बिखेरे थे। जग्गू, माँ कहती है कि नफरत एक बोझ है। आज देखो, तुम्हारे पिताजी की मेहनत से ही इस टेंट की छत टिकी है। हम दोस्त हैं। टुन्नू, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों का छीनने में बिता दी। आज पहली बार कुछ बनाने का सुकून मिला है। रीमा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे नया जन्म दिया है। कालू भाई, ताकत पंखों में नहीं, नीयत में होती है। आज हमने सिर्फ टेंट नहीं बनाया, हमने एक दूसरे के दिल में जगह बनाई है। इस तरह वो बारिश की रात पक्षियों के लिए बड़े आराम से गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। सारे पक्षी बहुत खुश थे और सुरक्षित भी। मामा मामा, वो देखो, सूरज निकल आ रहा है। चलो दोस्तों, सारे लोग बाहर चलते हैं और सूरज को देखते हैं। सुबह का सूरज बादलों को चीर कर निकला। पूरा जंगल तहस नहस था, लेकिन वो घास का टेंट शान से खड़ा था। सुनो, ये टेंट नहीं, ये जंगल का शांति मंदिर है। यहाँ से अब कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ दोस्त निकलेंगे। सारे पक्षी बहुत खुश थे और सारे पक्षी ने एक साथ उड़ान भरी। वो घास का टेंट सालों तक वहीं रहा, ये बताने के लिए कि जब हाथ मिलते हैं तो मौत भी हार मान लेती है। एकता की जड़ें नफरत के पत्थरों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कौंध बता रही थी कि आज प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। जंगल के ऊंचे पेड़ों पर पक्षियों के छोटे छोटे घोंसले हवा के झोंकों से कांप रहे थे। जहां सब डर के मारे दुबके थे, वहीं रीमा चिड़िया की आंखों में एक चमक थी। एक ऐसा घर बनाने का सपना जो सिर्फ घोंसला न हो, बल्कि एक इंसानों जैसा घर हो। बिजली के कारण चुटकी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। माँ, क्या हवा हमारे घर को उठा ले जाएगी? पिछली बार की तरह क्या हम फिर से भीग जाएंगे? नहीं चुटकी, इस बार आसमान की बूंदें हमारा रास्ता नहीं रोकेंगी। मैं एक ऐसा घर बनाऊंगी जिसकी छत घास की होगी, दीवारें मिट्टी की होंगी और दरवाज़ा इतना मजबूत कि हवा भी अंदर आने से डरेगी। तभी रीमा की सहेली लूसी फड़फड़ाती हुई आई। वो हमेशा दूसरों की चिंता में घुली रहती थी। रीमा, तुम यहाँ बैठी सपने देख रही हो? देखो तो कितनी भयानक काली घटा छाई है। चलो मेरे साथ चलो, पुराने बरगद के नीचे थोड़ी जगह है। तुम ये तिनके जोड़ना बंद करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। लूसी, भागना समाधान नहीं है। आज अगर हम छिप गए तो कल फिर डरेंगे। हमें अपनी सुरक्षा खुद बुननी होगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रीमा की बात सुनकर लूसी का डर थोड़ा कम हुआ। जल्द ही वहाँ कबूतर, पिंकी और तोता भी इकट्ठा हो गए। कबूतर शांत और शक्तिशाली था, जबकि पिंकी अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सुनो रीमा, घर बनाना बच्चों का खेल नहीं है। मैंने सुना है इंसान पहले नींव खोदते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा है? बिना मेरी सलाह के तो ये महल मिट्टी का ढेर बन जाएगा।
जल्दी करो दोस्तों, उत्तर की ओर से पेड़ों के गिरने की आवाज आ रही है। तूफान बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। बातें बहुत हो गई। रीमा, तुम सिर्फ रास्ता दिखाओ। ये भारी लकड़ियां और गीली मिट्टी मैं ढोकर लाऊंगा। मेरी ताकत और तुम्हारी अक्ल मिल गई तो तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अगर हम लोग अब शुरू करेंगे ना तो बारिश आने से पहले हमारा घर पूरा बन जाएगा। जब सब मिलकर काम कर रहे थे तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी वहां आए। वे अक्सर दूसरों के काम में नुक्स निकालते थे। अरे ओ मजदूरों, घास के महल में रहने चले हैं। गौरी, देखो तो ये चिड़िया अब इंसान बनेंगी। हाँ कालू, जब पहली फुहार पड़ेगी तो ये सब कीचड़ में सने मिलेंगे। चलो हम तो उस ऊंची गुफा में चलते हैं। कालू भाई, मजाक उड़ाना आसान है पर साथ निभाना मुश्किल। अगर हम सफल हुए तो याद रखना, इस घर के दरवाजे आपके लिए भी खुले रहेंगे। कालू और गोरी बड़बड़ाते हुए चले गए, लेकिन रीमा के शब्दों ने उनके भीतर कहीं ना कहीं एक हलचल पैदा कर दी थी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ओले गिरने लगे। पक्षियों ने मिलकर जो घास का घर बनाया था वो अब तैयार था। सब अंदर घुस गए। अंदर की बनावट ऐसी थी कि पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं आ रहा था। माँ देखो, मैं बिल्कुल सूखी हूँ। यहाँ तो बहुत गर्मी है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर कालू और गोरी बुरी तरह भीग चुके थे। कालू के पंख जम गए थे और वो उड़ने की हालत में नहीं था। रीमा, हमें बचा लो। गुफा में पानी भर गया और हम सड़क पर आ गए। कालू की तबीयत बहुत खराब है। दरवाजा खोलो। अगर तुम नहीं खोलोगी तो मेरे पति मर जाएंगे। रीमा, ये वही हैं जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था। अगर इन्हें अंदर लिया तो जगह कम पड़ जाएगी। तुम इन्हें अंदर मत आने देना। लूसी, घर तिनकों से नहीं दिल से बड़ा होता है। वो लोग कितनी बातें भी बोलने दो, वो लोग तो हमारी दोस्ती है ना। कबूतर भाई, दरवाज़ा खोलिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। पूरी रात तूफान चलता रहा, लेकिन उस घास के घर के अंदर सभी पक्षी बहुत ज़्यादा सुरक्षित थे। आग के कारण कालू की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू पूरी तरह ठीक हो जाता है। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रीमा, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया पर तुमने मुझे जीवन दिया। मुझे समझ आ गया कि इंसान घर केवल ईंटों से नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह से बनाते हैं। सूरज निकल आया है, देखो हमारा घर। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। जंगल के अन्य पक्षी भी ये अद्भुत घर देखने आए। उस दिन के बाद से जंगल का नज़ारा बदल गया। देखा, मैंने सही अनुपात में मिट्टी लगवाई थी, इसीलिए एक भी ओला अंदर नहीं आया। ये घर मेरा नहीं है, ये हम सबकी मेहनत और उस भरोसे का है जो हमने एक दूसरे पर किया। अब इस जंगल में कोई पक्षी बेघर नहीं रहेगा। अब हर बारिश में पक्षी डरते नहीं थे, बल्कि रीमा के उस घास के महल में मिलकर खुशियां मनाते थे। एकता और प्रेम ने तिनकों को फौलाद बना दिया था। जीवन में केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान ढूंढना काफ़ी नहीं है। हमें आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। आसमान में काले बादलों का डेरा था। बिजली ऐसी कड़क रही थी मानो पहाड़ टूट रहे हों। रीमा चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटी के साथ बैठी हुई थी। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरी बच्ची, माँ अभी दाना लेकर आती है। बस तुम दरवाजे से दूर रहना। नहीं माँ, बाहर मत जाओ। मैंने सुना है कि खूंखार चील अब अकेले पक्षियों पर हमला नहीं करती, वो घात लगाकर बैठी रहती है। मुझे दाना नहीं, आपकी सलामती चाहिए। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ ममता थी जो डर रही थी और दूसरी तरफ भूख थी जो तड़पा रही थी। रीमा ने अपना दिल पत्थर किया और दाने की तलाश में निकल पड़ी। रीमा चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और लूसी के घर चली जाती है।
कबूतर स्वभाव से बहुत ही सीधा और भोला था, लेकिन लूसी हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। रीमा बहन, तुम इस तूफान में कहाँ जा रही हो? देखो, मैंने कुछ दाने बचा कर रखे थे, थोड़े तुम ले जाओ। अरे ओ जी, आप खुद इतने भोले हो, अपनी फिक्र तो है नहीं। रीमा, इसे समझाओ, ये अभी बाहर जाने की जिद कर रहा था। इसे नहीं पता कि जंगल के उस पार चील का नया अड्डा बन गया है। लूसी, डर के जीने में क्या मजा? भगवान ने पंख उड़ने के लिए दिए हैं, छुपने के लिए नहीं। हाँ हाँ, और उन्हीं पंखों को चील नोच लेगी तब पता चलेगा। रीमा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। ये बहुत भोला है, कोई भी इसे बहला लेगा। लूसी बहन, तुम सही कह रही हो। हम सब लोग साथ चलते हैं, हिम्मत बनी रहेगी। हम लोग कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अपने घर लौट आएंगे। माँ, तुम कीकी का अच्छे से ध्यान रखना। हम लोग जल्द से जल्द घर लौट आएंगे। तुम चिंता मत करो लूसी बेटा, मैं कीकी का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। माँ, मेरे लिए कुछ मज़ेदार लेकर आना खाने के लिए। ठीक है, जरूर से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मजेदार लेकर आऊंगी, पर मेरे आने तक नानू को मत परेशान करना। वहीं दूसरी तरफ माही चील गोरी को पकड़ चुकी थी खाने के लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मेरे पति और मेरी बेटी मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं, मुझे मत खाओ। आज तो बहुत अच्छा दिन है। इतनी तेज बारिश में काला मांस खाने में बहुत मजा आएगा। चील चील, उधर देखो, दूसरी चील आ रही है। ऐसा कहते ही माही चील दूसरी तरफ घूम जाती है। घूमते ही गोरी तुरंत उसके चंगुल से छूटकर वहां से भाग जाती है। दूसरे जंगल में रहने वाला चील इस जंगल में घुस आया था खाने की तलाश में। ये देखकर माही चील बहुत गुस्सा हो जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे जंगल में कैसे घुस आया? रुको, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। आज तो किसी तरह मुझे अपनी जान बचाकर अपने घर जल्द से जल्द जाना होगा, वरना ये दो चील मुझे मारकर खा जाएंगे। तीनों पक्षी मिलकर दाना ढूंढ ही रहे थे कि तभी गोरी कव्वी बदहवास होकर उनके पास आकर गिरी। उसके शरीर पर जख्म थे। भागो, यहाँ से भागो, वो जालिम चील, उसने बुलबुल के मासूम बच्चों को खा लिया है। पर कव्वी बहन, हमने तो उसका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपना पेट भरने आए हैं। अरे ओ भोले कबूतर, शिकारी को वजह नहीं, शिकार चाहिए होता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक काली परछाई मंडराई। भूखी चील ने गोरी कव्वी को फिर से निशाना बनाना चाहा, पर गोरी कव्वी किसी तरह झाड़ियों में छुप गई। अब चील की नज़र इन तीनों पर थी। चील बिजली की रफ्तार से नीचे आई और कबूतर को अपने पंजों में दबाने ही वाली थी कि लूसी चिल्लाई, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मुझे खा लो, पर इन्हें जाने दो। नहीं लूसी, तुम पीछे हटो। चील दीदी, आप तो जंगल की रानी हो, हम जैसों को मारकर क्या मिलेगा? वाह, आज तो दावत बड़ी है। एक मोटी लूसी, एक भोला कबूतर और एक नन्ही रीमा। आज मेरा पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। रीमा चिड़िया समझ गई कि अब ताकत काम नहीं आएगी, उसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। ठहरो चील रानी, क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ वाली चील ने आपके बारे में क्या कहा है? क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप अब कमज़ोर हो गई हो और आपसे एक छोटा पक्षी भी नहीं पकड़ा जाता। वो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है और उसने आज एक बहुत बड़ा खरगोश मार गिराया है। तभी दूसरी चील, जो वाकई वहाँ घूम रही थी, पास आ गई। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो छोटी चिड़िया? भैया, ये कह रही हैं कि आप इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हो और आप बहुत कमज़ोर हो। दोनों चीलें घमंडी और क्रूर थे। अपमान की बात सुनकर उनका खून खौल उठा। वे भूल गए कि उनके सामने शिकार खड़ा है। वे आपस में ही भिड़ गए। हवा में उनके पंख झड़ने लगे और वे लड़ते लड़ते पहाड़ी की गहरी खाई में जा गिरे।
जब खतरा टल गया तो चारों ने राहत की सांस ली। अपने अपने घर वापस लौट चले। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। रीमा जल्दी से ढेर सारा दाना लेकर अपने घोंसले की ओर उड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चुटकी दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी थी। माँ, आप आ गई। मुझे लगा आप चुटकी, माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। देखो, आज लूसी चाची और कबूतर अंकल ने भी हमारी मदद की। उस रात बारिश तो हो रही थी, पर घोंसले के अंदर डर का अंधेरा नहीं, बल्कि ममता और जीत की रोशनी थी। जंगल ने आज सीख लिया था कि एकता और बुद्धि से सबसे बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। साल 2026 की ये गर्मी कोई आम गर्मी नहीं थी। सूरज दादा जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहे थे। धरती तप रही थी और पेड़ों के पत्ते भी गर्मी के मारे पीले पड़कर झुलस रहे थे। जंगल के सभी पक्षी प्यास और गर्मी से बेहाल थे। अरे ओ कालू, चोरी चकारी छोड़ और पंखा जल मुझे। इस गर्मी में तो मेरा काला रंग और काला पड़ा जा रहा है। पिंकी, खुद का तो पता नहीं, पर इस गर्मी में तो मेरी ही जान ही ले ली है। इस गर्मी के कारण मैं तो बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ और कुछ भी चुरा नहीं पा रहा हूँ। किस्मत ही खराब है मेरी। मैंने तो पहले ही कहा था उस बरगद की छाया में चलते हैं, पर तुम सुनती कहाँ हो। मेरी ननद के भाई के भांजे ने कहा था कि इस साल गर्मी ऐसी पड़ेगी कि अंडे उबलकर आमलेट बन जाएंगे। चुप कर गोरी, दिमाग मत चाट। चलो देखते हैं रीमा के घर क्या चल रहा है। सुना है हमेशा वो कुछ न कुछ करती है। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी शरारती बेटी चुटकी को संभाल रही थी। टुन्नू रीमा का पति अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्ते ढोकर ला रहा था ताकि घर को ढका जा सके। टुन्नू जी, इन पत्तों से काम नहीं चलेगा। ऊपर की हवा इतनी गर्म है कि पंख जल रहे हैं। हमें कुछ अलग करना होगा। तुम जो कहो रीमा, मैं पहाड़ खोद दूं। बस बताओ करना क्या है। मम्मा, क्यों ना हम मिट्टी के अंदर छुप जाएं, जैसे चूहे दादा छुपते हैं। बिल्कुल सही चुटकी, हम एक जमीन के अंदर घर बनाएंगे। जमीन के नीचे मिट्टी ठंडी रहती है, तहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तभी वहाँ हरियाली तोती उड़ती हुई आई। उसके पीछे उसका पति तोता भी आया हुआ था। आज की ताज़ा खबर मिली है कि पिंकी और कालू आप सबका घर हड़पने की योजना बना रहे हैं। अरे भगवान, पहले पानी तो पी लो। मेरी जान, तुम इतनी गर्मी में इतनी उड़ान क्यों भरती हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। रीमा बहन, इस गर्मी के कारण जान जा रही है। कुछ ना कुछ करो रीमा बहन। तुम लोग चिंता मत करो दोस्तों। अब हम लोगों को उस कौवों से और इस गर्मी से चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ज़मीन के अंदर घर बनाएंगे और गर्मी का मौसम जाने तक इसमें ही रहेंगे। अरे बाप रे, जमीन के अंदर घर! मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं कीड़े मकोड़े आकर हमें खाना ले। पति जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। रीमा के निर्देश पर काम शुरू हुआ। टुन्नू ने अपनी ताकत से एक बड़ा सा खड्डा खोदकर बड़े बड़े से पत्थर निकालने लगा। कबूतर टोकरी भरकर सारा मिट्टी लेकर दूसरी जगह ले जाने लगा। कुछ देर बाद रीमा की माँ रीमा के पास आ जाती है और रीमा से कहती है, माँ, आप यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? क्या बताओ रीमा बेटी, इस गर्मी के कारण सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। आपने बहुत ठीक किया माँ जी। अभी अभी हमारा सारा काम पूरा हो चुका है। आप ही हमारे साथ आराम से रह सकती हो। अरे वाह, अब तो नानो भी हमारे साथ रहेगी। अब तो बहुत मजा आएगा। जैसे ही घर तैयार हुआ, पिंकी, कालू और गोरी वहाँ आ धमके। वाह रीमा, इतना शानदार ठंडा घर! चलो हटो यहाँ से, अब से ये हमारा है। हाँ, और ये जो ताजे फल अंदर रखे हैं, ये भी मेरे हैं। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। रुको टुन्नू जी, पिंकी, अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो ले लो,
पर याद रखना, इसे रोज़ पानी से सींचना पड़ता है, वरना ये धंस जाएगा और इसके अंदर तुम लोगों की जान भी जा सकती है। अरे पानी लाने कौन जाएगा? मेरी तो आवाज बैठ गई है और कालू तो आलसी है। इतना सब कुछ इस घर के लिए कौन करेगा? इससे अच्छा हम लोग हमारे घर पर ही ठीक है। चलिए कालू जी। रीमा की बुद्धिमानी देख पिंकी सोच में पड़ गई। तभी चुटकी ने एक शरारत की। उसने ऊपर से मिट्टी और पानी का मिक्सचर कालू और पिंकी पर डाल दिया। मेरी स्किन खराब कर दी। भागो कालू, यहाँ रहना हमारे बस की बात नहीं। ठंडा ठंडा कूल कूल, भागो यहाँ से काले भूत। वो लोग वहां से चले जाते हैं। शाम हुई, सूरज ढल गया पर गर्मी अब भी थी। लेकिन जमीन के नीचे बने उस घर में गजब की ठंडक और शांति थी। रीमा का पूरा परिवार, कबूतर, लूसी और तोता तोती सब साथ बैठे थे। यहाँ तो सच में डर नहीं लग रहा और यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी नहीं है। रीमा तुम कमाल हो। आज तो चैन की नींद आएगी। पता है, माँ कहती थी कि एकता में ही बल है। अगर टुन्नू जी मेहनत ना करते, चुटकी हंसी मजाक ना करती और आप सब साथ ना देते, तो आज हम इस गर्मी में झुलस रहे होते। रीमा, घर मिट्टी से नहीं, तुम्हारी ममता और अक्ल से ठंडा रहता है। मम्मा, क्या कल हम पिंकी आंटी को भी यहाँ बुला ले? वो बाहर बहुत रो रही होंगी। मेरी नन्ही चुटकी, तेरी यही दयालुता हमें सबसे अलग बनाती है। कल हम सबके लिए शरबत बनाएंगे और सबको बुलाएंगे। उस रात बाहर भले ही गर्मी थी, लेकिन उस मिट्टी के घर के अंदर प्यार और सुकून की ठंडी बयार बह रही थी। रीमा ने गर्मी से लड़ने के लिए शोर नहीं मचाया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। जीवन में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से समाधान ढूंढना चाहिए। जंगल में आज हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उमस इतनी थी कि सांस लेना भारी था। रीमा चिड़िया अपनी बुद्धि से भांप गई थी कि ये तूफान से पहले की शांति है। आसमान का रंग गहरा, बैंगनी और पीला हो चुका था। टुन्नू, पक्षियों के राजा गरुड़ ने कहा था कि जब आसमान पीला पड़ जाए तो समझो धरती कांपने वाली है। हमें अपनी चुटकी के लिए पहाड़ी के ऊपर चले जाना चाहिए और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। हम लोग वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। रीमा, तुम सही कह रही हो। चुटकी अभी बहुत छोटी है, उसके पंख अभी ठंडी हवा का एक झोंका भी नहीं सह पाएंगे। तभी हरियाली तोती बदहवास होकर चिल्लाई, भागो, पहाड़ से बादल पड़ गया है, पानी का सैलाब आ रहा है। जल्दी भागो, वरना सारे पक्षी मारे जाएंगे। टुन्नू जी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो रीमा, मैंने पहले से ही सूखी लकड़ियाँ और घास जमा कर चुका हूँ। चलो पहाड़ी पर चलते हैं। एक छोटी सी गुफा के अंदर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठा हंस रहा था। कालू हमेशा रीमा की बुद्धिमानी का मजाक उड़ाता था। अरे ओ रीमा, तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम चिड़िया होकर घास से घर बना रही हो। देखो मेरा पत्थर का किला, पानी इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सही कहा कालू जी। और देखो तो सही, ये पिंकी कौवी कैसे अपने पंख झाड़ रही है, जैसे इसे सब पता हो। मुझे पता है गोरी, बारिश उत्तर से आएगी। मैं दक्षिण की गुफा में चली जाऊंगी। अक्ल चाहिए, अक्ल। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, हमको तो कुछ नहीं होगा ना? मैं तो उड़ भी नहीं सकता और मम्मा भी उड़ नहीं सकती। तुम चिंता मत करो जग्गू बेटा, ये हमारा पत्थर का घर है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तुम आराम से बिना चिंता के रहो। अचानक बिजली की एक ऐसी कड़क हुई कि धरती कांप उठी। बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि पत्थर जैसे ओले गिरने लगे। कालू का पत्थर वाला किला दरअसल एक फंसा हुआ बड़ा पत्थर था, जो पानी के दबाव से फिसलने लगा और अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। पिताजी, हमारा घर खिसक